हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे अपना सैम्पल पेपर नंबर 2। बेसिकली सैम्पल पेपर जो होता है वो हम लोग को पूरा चैप्टर का आइडिया दे देता है और अगर आप 5 सैम्पल को सॉल्व कर लेते हो तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा और आपका एग्जाम में मार्क्स बढ़ेगा। तो ये जो सैम्पल पेपर है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 60 मार्क का है जिसमें कि अपना पार्टनरशिप और कंपनीज का कहानी जुड़ा हुआ है, यानी कि शेयर्स और डिबेंचर्स का। अब ये पार्ट ए में जो क्वेश्चंस हैं वो अपना शुरू हो रहे हैं, एक एक मार्क के क्वेश्चन। तो हम लोग अब उसको सॉल्व करेंगे और आपको पूरा लॉजिक बताएंगे एक एक चीज का कि लॉजिक क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व करना है और क्या क्या अलग अलग तरीके से अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपका पूरा मार्क्स आप उठा सकते हो। तो ये जो सैंपल मैं सॉल्व करूंगा इसमें जो क्वेश्चन करना है वो तो करूंगा, साथ में अगर ऑप्शन और भी होगा तो और वाला भी करूंगा, ताकि आपको हर चैप्टर का, हर क्वेश्चन का, हर आइडिया, हर कंसेप्ट आपको जानकारी मिल पाए एक क्वेश्चन पेपर में, एक सैंपल पेपर में। तो इसलिए हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ए पार्टनरशिप फर्म हैज 45 पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म में 45 पार्टनर्स हैं। इट वांट टू एडमिट 7 मोर पार्टनर इनटू पार्टनरशिप। ये लोग चाहते हैं कि 45 में 7 जन को और जोड़ लें, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स लोग चाहते हैं 52 हो जाए। ओनली डैश मोर पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो कितने पार्टनर्स ये लोग जोड़ सकते हैं अगर पार्टनरशिप फर्म में कंपनीज एक्ट का नियम लगेगा तो अब कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है वो हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो पार्टनरशिप का है, तो अपन यहां पर लिखें सैंपल पेपर नंबर 2। आप लोग अभी जब सैंपल पेपर देख रहे हो तो पहले खाली आप समझो, अभी कुछ मत लिखो, पहले समझो, फिर दोबारा जब देखोगे तब बैठ के लिखना। तो अभी बैठ के समझो कि कंसेप्ट क्या बोल रहा है। तो अपन गए क्वेश्चन नंबर 1 में। हम लोग का क्वेश्चन 1 पार्टनरशिप को लेके है और यहां पर पार्टनर्स को लेके। तो जब हम लोग पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप में अपने को पार्टनर्स चाहिए होगा, उसी के थ्रू पार्टनरशिप चलेगा। तो ये पार्टनर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम। तो मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए। तो मिनिमम पार्टनर पार्टनरशिप में कम से कम 2 होने चाहिए। अब मैक्सिमम का जब बात आता है तो मैक्सिमम में 2 कहानी आता है। एक तो होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 कितना बोलता है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है जितना पार्टनर जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं। तो यहां पर अगर अपन 45 है और 7 जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकता है, 10 जोड़ना चाहते हैं, 20 जोड़ना चाहते हैं, 50 जोड़ना चाहते हैं, सब जोड़ सकता है। लेकिन अगर अपन बात करें कंपनीज एक्ट का तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 50। तो अब यहां पर क्वेश्चन में रेफरेंस दिया है कंपनीज एक्ट 2013 का, यानी कि ये लोग बात करना चाहता है ये वाला। तो अब कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि हम लोग के पास 50 पार्टनर ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, पर पहले से पार्टनरशिप फर्म में कितना है 45 है। तो अगर पहले से 45 है तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना जोड़ सकते हैं। तो भैया अपन मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 5 पार्टनर्स को जोड़ सकते हैं। तो इनका जो कहना है कि 7 पार्टनर को जोड़ लें, क्या वो सही है? द आंसर इज नो। तो हमारा आंसर होगा कि ओनली 5 पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड सो दैट इट विल फॉलो कंपनीज एक्ट। तो बिट ए है 1, ये तो होगा नहीं। बिट बी है 6, ये भी होगा नहीं। बिट सी है 5, अपना ये वाला हो जाएगा। बिट डी है 3, ये होगा नहीं। तो अपना आंसर हो जाएगा बिट सी, यानी कि 5 पार्टनर्स को हम लोग जोड़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक्ट बोलता है कि हमारे पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 पार्टनर होने चाहिए। तो ये है सिंपल सा लॉजिक कि मैक्सिमम कंपनी एक्ट बोलता है 50 पर पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अनलिमिटेड। तो यहां पर ऑलरेडी 45 है तो हम लोग 5 ही पार्टनर को जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 2 में। A, B, C were partner in a firm sharing profit loss in the ratio of 1/2, 1/3, 1/4। तो 3 पार्टनर है A, B, C, इनका रेशियो है 1/2, 1/3, 1/4। D was admitted in the firm for 1/6 शेयर। तो D was admitted मतलब चैप्टर का नाम आ गया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और D का शेयर है 1/6, तो D का हिस्सा है 1/6। C would retain his original शेयर। लो जी, जब D आया, सी बोला मेरे को पहले जितना मिलता था बाद में भी उतना ही मिलेगा। तो सी बोला भाई मेरा रेशियो तो सेम रहेगा जो मेरा पहले का था। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, हम लोग को नया रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखे क्वेश्चन नंबर 2, ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे? तो ओल्ड पार्टनर थे ए, बी और सी। रेशियो क्या था इनका? 1/2, 1/3, 1/4। तो रेशियो था 1/2, 1/3 और 1/4।
चलो इसको हम लोग कॉमन लेते हैं, तो कॉमन अगर अपन देखें तो यहाँ पर कॉमन 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 कितना जा 12, 6 जा, 3 कितना जा 12, 4 जा, 4 कितना जा 12, 3 जा। तो अपना जो रेशियो हो गया वो 6:4:3 हो गया, ठीक है। ये अपना ओल्ड रेशियो है, तो अपन इसको बोले 6:4:3, ये अपना रेशियो है। चलिए आगे क्या बोला, डी वाज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/6 शेयर। तो एक नया पार्टनर आया डी का शेयर हो गया 1/6। और आगे लिखा है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी बोला भैया हमको तो अपना ओरिजिनल शेयर चाहिए। तो सी का ओरिजिनल शेयर कितना था 1/4। तो आप सी का शेयर बोल सकते हो 1/4, या आप यहां पर भी देख सकते हो 3/12 है, तो 3/12 है, तो इसको हम लोग 1/4 बोलते हैं। तो अब इसका पैटर्न क्या था सॉल्व करने का। तो हम लोग जब पार्टनरशिप पढ़ते थे और एडमिशन पढ़ते थे तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग लिखते थे लेट द प्रॉफिट बी 1। मान के चलिए प्रॉफिट जो है वो 1 है। अब ये 1 में, ठीक है, डी को जो शेयर चाहिए वो चाहिए 1/6। डी बोला भाई हमको तो चाहिए 1/6। और सी जो है, सी बोला हम तो अपना शेयर ओरिजिनल रखेंगे जो कि 1/4। तो जब 1/6 इसको चाहिए और इसको 1/4 चाहिए, तो टोटल ऑफ डी एंड सी का शेयर जो है वो हो जाएगा 1/6 + 1/4। तो ये अपना जो हो जाएगा 4 + 6/24 दैट इज इक्वल टू 10/24। तो ये लोग दोनों बोले कि भैया हमको तो 1/6 चाहिए, ये बोला हमको 1/4 चाहिए। तो दोनों को मिला के अगर अपन देखें तो इन्हों चाहिए 10/24। पर प्रॉफिट कितना था 1। तो जो रिमेनिंग शेयर बचेगा तो अपन लिखेंगे रिमेनिंग शेयर जो होगा वो होगा 1, क्योंकि प्रॉफिट था 1, टोटल प्रॉफिट था 1। अब 1 में से लोग कितना लेगा 10/24। तो 1 - 10/24। तो 1 - 10/24 जब करेंगे तो आएगा 14/24। अब ये 14/24 क्या ए को मिलेगा, जी हाँ। क्या बी को मिलेगा, जी हाँ। क्या सी को मिलेगा, नहीं। क्या डी को मिलेगा, नहीं। तो अब जो न्यू रेशियो होगा वो होगा ए, तुमको 14/24 का कितना मिलेगा। तो ए और बी के बीच में रेशियो क्या था, ए और बी के बीच में रेशियो था 6:4। तो यहाँ सी को तो कुछ मिलेगा नहीं, तो 6:4 को हम बोलते हैं 3:2। तो ए तुमको 14/24 का 3:2 यानी 3/5 मिलेगा, ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। बी तुमको 14/24 का 2/5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम दोनों में बटेगा ये अलग चीज। सी तुमको तो ओरिजिनल शेयर मिलेगा, तुम्हारा 1/4 था तो तुम्हारा 1/4 ही रहेगा। और डी तुमको चाहिए था 1/6, तो तुमको अपना 1/6 ही मिलेगा। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हो गया 120, 14 3 जा अपना 42। यहाँ पर हो गया 120, ये हो गया 28। अब 120 करने के लिए 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/120, और यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/120। तो इस तरीके से ये लोगों का शेयर आया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 42:28:30:20 आ रहा है, सब 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 21:14:15:10 ये अपना न्यू रेशियो होगा। तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम लोग सॉल्व करते थे लेट द प्रॉफिट बी 1। 1 में से जिसको जिसको जितना चाहिए, तो डी को चाहिए 1/6, सी को चाहिए 1/4, ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के आएगा 10/24। तो 1 में से 10/24 ये दोनों को दे दिए, तो रिमेनिंग जो बचा वो बचा अपना 14/24। अब रिमेनिंग जो है वो खाली कौन कौन लेगा, ए लेगा और बी लेगा। तो ए को दे दिए और बी को दे दिए। ए और बी का रेशियो क्या था 3:2 था, तो इनको 3:2 का रेशियो बांट दिया, तो इसको 3/5 मिल गया, इसको 2/5 मिल गया। अब मल्टीप्लाई कर दिए, और इसका अपना डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 30 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही मल्टीप्लाई किए जो रेशियो आया उसको हम लोग लिख लिए। तो 42:28:30:20 सब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 21:14:15:10। तो इसमें चलते हैं 21:14:15:10, ये अपना आंसर हो गया सी। तो अपना आंसर जो आया वो आया सी। एक बच्चा अगर एग्जाम में फंस गया है तो इसको एक दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी का रेशियो बोल रहा है 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। और डी आया बोल रहा है 1/6 के लिए। सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी अपना पुराना शेयर रखेगा यानी कि 1/4 रखेगा। तो अगर आपके पास ये सारा नॉलेज नहीं है तो भी आप एक तरीके से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सी बोला हमको अपना ओरिजिनल शेयर चाहिए 1/4। तो अब जोड़ते हैं 12 + 8, 12 + 8 20,
20 + 5 25 + 5 30। तो सी तो थर्ड पार्टनर है, तीसरा नंबर। तो 5 बाय जब 30 कर रहे हैं, सबको जोड़ लो, 12 + 8 20 + 5 25 + 5 30। तो 5 बाय 30 1/6 हो रहा है। तो 1/6 तो बोला नहीं है, सी बोला हमको 1/4 चाहिए, तो ए तो नहीं होगा। चलिए बी में चलते हैं। 21 + 14, 21 + 14 हो गया 35, 35 + 30 65। तो 18/65 ये भी अपना 1/4 नहीं हो रहा है। थर्ड 21 + 14 ये हो गया अपना 35, 35 + 25 60, 15/60 ये 1/4 हो रहा है, तो ये तो अपना सही है, 1/4 ये हो रहा है। डी 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6। तो सी का आ रहा है 1/6, हम लोग को तो चाहिए 1/4। तो अगर आप इस तरीके से भी करते हो तो देखिए आपका आंसर सी आएगा, क्योंकि आप जब 15/60 कर रहे हो तो ये 1/4 आ रहा है और बाकी तीनों में 1/4 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप इस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था पार्टनरशिप का। अगर आप देखते हो तो अपना जो रेशियो है, रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आता है, जहां पर न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सब पूछा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए। इफ ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, हम लोग शेयर को फोरफिट करते थे और उसके बाद हम लोग उसको रीइश्यू करते थे। द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट इन द शेयर फोरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। तो हम लोग जब शेयर फोरफिट करते थे, तो 3 का बिट ए, हम लोग जब शेयर फोरफिट करते थे तो हम लोग एंट्री मारते थे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ये अपना जनरल एंट्री होता था फोरफीचर का। फिर हम लोग रीइश्यू करते थे, तो रीइश्यू मारते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रॉफिट में किए तो सिक्योरिटी प्रीमियम और लॉस में किए तो अपना शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि हमने सारा का सारा फोरफिटेड शेयर इशू कर लिया तो पूरा का पूरा रीइश्यू हो गया। तो ये जो फोरफीचर में बैलेंस बचता था इसको हम लोग ट्रांसफर करते थे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कहां ट्रांसफर करते थे? कैपिटल रिजर्व। तो अपना आंसर होना चाहिए कैपिटल रिजर्व। तो चलिए देखते हैं, ए जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो अपना इसका आंसर हो गया सी, जो कि अपना आंसर होगा कैपिटल रिजर्व। तो जब भी सारा शेयर फोरफिट करके रीइश्यू कर लोगे तो जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो अपना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसका अपने को और ऑप्शन भी दिया है, तो इसका अपन इसका और कर रहे हैं, 3 का अपन और कर रहे हैं। क्या लिखा है? राघव लिमिटेड फोरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। राघव लिमिटेड फोरफिट किया 100 शेयर ऑफ 10 ईच, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो 100 शेयर ऑफ 10 ईच, प्रीमियम 20%, तो 10 का 20% ₹2, यानी 10 का माल 12 में बेचा है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 एंड फाइनल कॉल ऑफ 1। तो चलो देखते हैं, हम लोग नंबर ऑफ शेयर जो फोरफिट किए वो 100 शेयर फोरफिट किए। फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू है अपना 10, प्रीमियम जो है वो अपना 2, इशू प्राइस हो गया अपना 12। ठीक है भाई, अपना इशू प्राइस हो गया 12। बोल रहा है फर्स्ट कॉल का अपने को ₹3 नहीं मिला, फाइनल कॉल का अपने को ₹1 नहीं मिला। तो अपना फर्स्ट कॉल अगर अपन देखें तो इसमें ₹2 है और फाइनल कॉल जो है, फर्स्ट कॉल सॉरी 3 है, फर्स्ट कॉल 3 है, फर्स्ट कॉल 3 है और फाइनल कॉल जो है वो 1 है। तो अब ये बताओ, ये जो प्रीमियम है, अगर प्रीमियम कुछ बोलता नहीं है तो प्रीमियम कहाँ होता है? प्रीमियम भैया हमेशा अलॉटमेंट में होता है। तो यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट कॉल का नहीं मिला और फाइनल कॉल का नहीं मिला, यानी मेरे को एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिल चुका है। सही बात है, मिल चुका है। तो अब 10 में अगर ये दोनों जो है 3 + 1 4 है तो ये पक्का 6 होगा और प्रीमियम जोड़ के अगर देखा जाए तो टोटल ₹8 होगा। अब क्योंकि हम लोग को प्रीमियम मिल चुका है तो हम लोग प्रीमियम को इग्नोर करते हैं। तो माल था 10 का, प्रीमियम को दिमाग मत लगाइए क्योंकि प्रीमियम हम लोग को मिल चुका है तो हम लोग प्रीमियम को इग्नोर करेंगे। 10 में हम लोग को ₹4 नहीं मिला है, तो अगर 10 में हम लोग को ₹4 नहीं मिला है तो अपने को मिल चुका है ₹6, अपने को मिल चुका है ₹6। ठीक है, द मिनिमम प्राइस पर शेयर एट विच दिस शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट। मिनिमम प्राइस जिसमें लोग रीइश्यू कर सकते हैं। तो पहले तो अपन इसका एंट्री बना लेते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम लोग 100 शेयर फोरफिट कर रहे हैं, ₹10 का चीज है यानी ₹1000 का। हम लोग को प्रीमियम से कोई लेन देन नहीं है क्योंकि प्रीमियम हम लोग को मिल चुका है। 2 कॉल्स इन एरियर, एरियर हम लोग का हो गया ₹4 नहीं मिला, तो 100 × 3 + 1 4 यानी 400 नहीं मिला। अब 1000 में अगर 400 नहीं मिला तो जो मिल गया 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट, हम लोग फोरफिट कर लिए 100 × 6 यानी ₹600 हम लोग फोरफिट कर लिए। ठीक है, अब बोल रहा है मिनिमम क्या रेट में बेचोगे ये शेयर को।
तो रूल क्या है, एक रूल है कि मिनिमम जब भी रीइश्यू प्राइस पूछेगा वो आपको वो वैल्यू लिखना है जितना आपको नॉट रिसीव्ड हुआ। तो आप ये बताओ, यहां पर आपने 1000 रुपये मांगने गए थे, 600 मिल गया, 400 नहीं मिला, तो आपको 400 रुपये में रीइश्यू करना है 100 शेयर को, यानी कि 4 रुपया में पर शेयर को आपको रीइश्यू करना है। ये हो गया कहानी। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस का मतलब क्या है, अगर ये एक किताब है और ये किताब 100 रुपए का है और आपको 60 रुपया मिल चुका है, तो कितना नहीं मिला, 40 रुपया। तो 40 रुपया जो होगा वो कम से कम मिनिमम रीइश्यू प्राइस होगा। तो अब अगर 10 का चीज है उसमें 6 मिल चुका है तो 4 रुपया नहीं मिला, तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस अपना 4 रुपया होगा। और 6 रुपए का होगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन में इतना मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे पाएंगे, ये उतना दे पाएंगे जितना मिल गया है। तो मिल गया है 6 रुपया, तो यहां पर हम लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा है कि मिनिमम रीइश्यू प्राइस पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या होगा, तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस अपना आंसर जो है वो होना चाहिए 4। तो चलते देखते हैं 4 का है, बिट नंबर ए में है, तो मिनिमम हम लोग उसको ए यानी कि 4 रुपया में इशू करेंगे। तो जब भी 10 का चीज है, जितना रुपया नहीं मिला तो उतना तो कम से कम लेंगे, उसके नीचे तो बेचेंगे नहीं, तो इसलिए मिनिमम रीइश्यू प्राइस अपना जो है वो 4 रुपया होगा। ठीक है, ये होगी अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एसर्शन क्या होता है, बेसिकली ये अपने को कुछ कहानी बताना चाह रहा है, तो इसको हम लोग वर्ड बोलते हैं एसर्शन। चलिए पढ़ते हैं एसर्शन में क्या लिखा है। इन पार्टनरशिप फर्म द प्राइवेट एसेट्स ऑफ ए पार्टनर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू पे ऑफ द फर्म डेट। पार्टनरशिप फर्म में अगर एक पार्टनर का प्राइवेट एसेट्स है, एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर का प्राइवेट एसेट है, कैन ऑल्सो बी यूज टू पे द फर्म डेट। एकदम सही बात है, पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, तो यहाँ पर पार्टनर्स जो होता है वो जॉइंटली और सिवियरली सब कुछ लाइबल होते हैं, तो हाँ उसका एसेट जुड़ेगा। द लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म इज लिमिटेड। नो, ये बात गलत है। पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो एजर्शन है, जिन्होंने बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है कि पार्टनरशिप फर्म में आपका जो है आपका पर्सनल एसेट आपको लाके देना पड़ेगा। सही बात है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का रूल है कि आपका जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, और क्योंकि आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो आपका यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो सेवरली, अलग अलग एंड जॉइंटली आप लाइबल हो जाते हो। तो ये जो बात बोला ये बिल्कुल सही बात बोला, एजर्शन बिल्कुल सही है। पर रीजन दिया कि यार जो पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, तो ये जो रीजन है कि जो लायबिलिटी लिमिटेड है ये गलत बात है। हम लोग का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो ये तो साफ साफ अपना फॉल्स है, ये तो साफ साफ अपना फॉल्स है। पर ये अपना साफ साफ ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। तो अपने को खोजना है दोनों सही है गलत, दोनों सही है गलत। एजर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है गलत। एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है पहले ये देखो कि वो क्या बोल रहा है। जो एजर्शन बोला वो बात बिल्कुल सही बोला, पर रीजन पूरा गलत दे दिया, तो ये दोनों तो सही नहीं है, तो एक सही है एक गलत है, तो वो खोज के अपना आंसर हो गया डी। तो 4 का अपना आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 का बिट नंबर ए। रिधिमा एंड कविता आर पार्टनर्स, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये लोग दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:2। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्टनर का नाम बोल रहा है। एक बोल रहा है अपने को रिधिमा, आर और के रेशियो है 3:2, ठीक है। देयर फिक्स कैपिटल फिक्स्ड है, चलो अच्छी बात है। तो जो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा वो मात्र 4 आइटम आएगा। एक आएगा ओपनिंग कैपिटल, एक आएगा फर्दर कैपिटल, एक आएगा परमानेंट ड्रॉइंग्स, एक आएगा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। देयर फिक्स कैपिटल वेयर 1.5 लाख और अपना 2 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली। तो एक का कैपिटल है 1.5 लाख, एक का कैपिटल 2 लाख। तो फिक्स कैपिटल आर का है 1.5 लाख और के का है अपना 2 लाख, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट इन कैपिटल बोल रहा है कि हम लोग को 8% देना पड़ेगा, चलो दे देंगे। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंटेड टू 21,000, और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अपना है 21,000 रुपया, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना कितना लोगों को मिलना चाहिए। तो एक तो लॉजिक है, देखिए अपन यहाँ अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग यहाँ लिखते हैं बाय, ये अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। एक रूल है कि पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखे बाय नेट प्रॉफिट
जो कि अपना दिया हुआ है ब्रॉड डाउन 21,000 रुपये नेट प्रॉफिट है। अब मेरे को इंटरेस्ट कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट कैपिटल अगर मैं निकालता हूं तो आर का निकलेगा 1.5 लाख का 8%, 1.5 लाख का 8% यानी कि 8/100, तो ये अपना हो जाएगा 12,000। और के का अगर मैं निकालता हूं 2 लाख का 8% यानी कि 8/100, तो ये हो जाएगा अपना 16,000। अब 12 और 16 हो जाएगा 28,000। लेकिन क्या देखो हमारे पास प्रॉफिट 28,000 है क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट तो मात्र 21,000 है। तो अगर प्रॉफिट है 21,000, क्या हम 28,000 दे पाएंगे? द आंसर इज नो। तो ये टॉपिक का नाम क्या है? ये टॉपिक का नाम है एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। तो हम लोग को जो देना है वो देना है ज्यादा, पर हमारे पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है कम। तो अब इस केस में क्या करेंगे? इस केस में प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड कर देंगे किसके बेसिस में? एप्रोप्रिएशन के बेसिस में। तो प्रॉफिट कितना अपना 21,000, तो 21,000 को हम लोग बांटेंगे किस रेशियो में? 12,000:16,000। इसको चाहिए 12,000, इसको चाहिए 16,000। तो जब इसको डिवाइड करते हैं ये रेशियो हो गया 3:4। तो ये रेशियो हो गया 3:4। तो अब आर को कितना मिलेगा इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट कैपिटल आर को मिलेगा 21,000 × 3/7 यानी कि अपना 9,000। और के को कितना मिलेगा? के को मिलेगा 21,000 × 4/7 जो कि होगा 12,000। तो 9,000 और 12,000, तो अपना आंसर होगा टू इंटरेस्ट एंड कैपिटल आर और के। आर को मिलेगा 9,000 और के को मिलेगा 12,000, टोटल होगा 21,000। ये अपना आंसर होना चाहिए। पर बच्चे लोगों को जानबूझ के क्वेश्चन दिया है ताकि बच्चे क्या करेंगे? सीधा सीधा 8% मल्टीप्लाई करेंगे और वो आंसर देखेंगे 12 और 16 है, और यहाँ पर ऑप्शन भी लोग दे दिया 12 और 16, तो वो ए में मार्क कर देंगे। पर आंसर ए नहीं होगा, आंसर है 9 और 12 यानी कि सी। तो 5 का अपना आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी, अपना 9,000 और 12,000। तो इसीलिए सैंपल पेपर करने से आपको ट्विस्ट पता चलता है कि किस तरीके का डिफरेंट क्वेश्चन एग्जाम में गिरता है, और जितना डिफरेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 5 का अपना आंसर होगा सी, 9,000 और 12,000। इसी में अपने एक ऑप्शन दिया है और, तो चलिए और ऑप्शन भी देख लेते हैं। 5 का सी में और ऑप्शन, रुचिका एंड हर्षिता वे आर पार्टनर इन अ फर्म। तो ये पार्टनरशिप का है, तो दो पार्टनर है रुचिका और हर्षिता। रुचिका हैज विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 9,000 रुपया निकाली है हर क्वार्टर के एंड में, थ्रू आउट द ईयर। द इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन रुचिका ड्रॉइंग इज 6%, और इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम है। आपको बताना है इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा। तो रूल क्या है? यहां पर वर्ड बोला है क्वार्टर। तो जब भी हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं क्वार्टर का, तो यहां पर क्वार्टर में 3 रूल आता है, बिगिनिंग, मिडिल, एंड। मिडिल का रूल होता है हमेशा 6। ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग डिराइव करते हैं और बच्चा लोगों को सिखाते हैं। अब बिगिनिंग का रूल होता है क्वार्टर में 7.5 और एंड का रूल होता है 4.5। एक तो ये तरीका है। अगर कोई बच्चा को ये तरीका निकालना नहीं आता है कि एंड का 4.5 कैसे आया, तो ये लिख सकता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइड बाय 2। आपने पहली बार जब विड्रॉ किया था उसके बाद कितना समय बाकी था, आपने आखिरी बार जब विड्रॉ किया उसके बाद कितना समय बाकी था, होल डिवाइड बाय 2। अब सोचो क्वार्टरली बेसिस है, तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? अप्रैल में साल शुरू हुआ, वो अपना खत्म हुआ जून में, फिर जुलाई में शुरू हुआ, वो अपना खत्म हुआ अक्टूबर में, फिर अक्टूबर में शुरू हुआ, वो अपना खत्म हुआ दिसंबर में, फिर जनवरी में शुरू हुआ, वो अपना खत्म हुआ मार्च में। यानी कि 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो अपना टोटल 4 क्वार्टर, 1 2 3 4, यानी वो 4 बार पैसा निकाला, 4 बार पैसा निकाला। और कितना रुपए निकाला? 9,000 रुपए निकाला। तो 9,000 इंटू 4, 9,000 इंटू 4 यानी टोटल 36,000 उन्होंने पैसा निकाला। ठीक है। अब इसका ब्याज का दर कितना परसेंट है? 6% है। 6% ब्याज है। कितना कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए 6% ब्याज लिखा हुआ है। अब अगर वो कब क्वार्टर में निकाले, तो यहां लिखा हुआ है वो निकाले हैं एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब ये जब क्वार्टर खत्म हुआ यहां पर निकाले। तो यहां से यहां अगर अपन देखें तो 9 महीना बाकी है। यहां से यहां देखें तो एक तो है, यहां पर देखिए क्या लिखा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो अगर पहली बार उन्होंने विड्रॉ किया तो यहां आखिरी में विड्रॉ किया, तो यहां से यहां अगर अपन देखें तो 9 महीना बाकी है। और फिर लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कौन सा हुआ? ये क्वार्टर में हुआ, जो कि मार्च का मार्च में हुआ, तो यहाँ पर टाइम लेफ्ट हो गया 0। तो 9 + 0/2 = 4.5। तो ये टेक्निक इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अगर आप एग्जाम में भूल गए हो तो आप ये तरीका भी लगा सकते हो।
हम लोग बच्चे को समझा देते हैं इस तरीके से कि मिडिल होगा 6, अब क्वार्टर का मतलब 3 महीना, तो 0.5 इंटू 3 को ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 1.5 अपना यहाँ पर बिगिनिंग में ऐड होगा और 0.5 इंटू 3 माइनस होगा। तो हम लोग बच्चों को टेक्निक क्या सिखाते हैं, मिडिल को रख लेना 6, अगर बिगिनिंग बोलेगा तो ऐड कर देना 0.5, ये एक फैक्टर है, इंटू 3, यहाँ पर हो जाएगा अपना 1.5 ऐड होकर 7.5, अगर एंड बोलेगा तो माइनस कर देना 0.5 इंटू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.5। आप ये टेक्निक भी फॉलो कर सकते हो। तो अब हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा जितना अमाउंट विड्रॉन हुआ है, तो अमाउंट विड्रॉन हुआ है 9000, कितना बार विड्रॉन हुआ है, 4 बार विड्रॉ हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, इंटू 4.5/12, ये अपना फॉर्मूला बन गया। तो अमाउंट है 9000, 9000 इंटू 4 36,000, 36,000 इंटू 600 इंटू 4.5/12। तब इसको सॉल्व करते हैं, तो 12 गया, ये अपना हो गया 2 2 2 2, 90 इंटू 2 180, 180 180 इंटू 4, तो ये हो गया 810 रुपया। तो अपना आंसर जो आना चाहिए ब्याज का वो होना चाहिए 810। चलो देखते हैं, 540, 2160, 1080, 810, 810 है डी, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से वो लोग हम लोग को चाहता है कि हम लोग सीधा सीधा जो है डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा है और हम लोग को बस फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कि हम लोग लेके अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था अपना 810 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बिट नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बिट नंबर ए आरव लिमिटेड इशू 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। आरव लिमिटेड 10,000 9% डिबेंचर इशू किया 100 रुपए का एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कि 100 का माल 105 में बेचा, 5 रुपया प्रीमियम है। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, और जब वापस पैसा करेगा तो 10% एक्स्ट्रा वापस करेगा, यानी 100 के बदले 110 वापस करेगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर विल बी डेबिटेड बाय, लॉस कितना हुआ वो बताना है हम लोग को। तो आरफ कितना डिबेंचर इशू किया, 10,000 डिबेंचर है जो कि 9% है, ये 9% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, फेस वैल्यू है 100, इशू प्राइस है 5 रुपया प्रीमियम यानी कि 105, और रिडेम्पशन प्राइस है 110 रुपया, यानी 100 के बदले अपने को 110 वापस करना है। अब इसका एंट्री क्या बनेगा, तो एंट्री समझिए, हमने 100 का माल को 105 में इशू किया, तो पहला एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 10,000 डिबेंचर था, हमने इशू किया 105 में, तो 1 2 3 4 यानी कि 10,50,000, 10,50,000 ये अपना वैल्यू हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब ये पैसा ट्रांसफर होगा, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मेरे को 10,50,000 मिला। हम लोग एक लाइन छोड़ते थे, फिर उसके बाद 9% डिबेंचर, नियम से मेरे को मिलना था 10,000 आदमी से 100 रुपया करते हुए 10 लाख, तो मेरे को मिलना था 10 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो मेरे को मिला वो 5 रुपया करके फायदा हुआ 10,000 में, तो ये हो गया 50,000। तो अब देखो डेबिट साइड में 10,50,000 आया, डिबेंचर था 10 लाख का, 50,000 प्रीमियम फायदा हो गया। लेकिन हम लोग 100 के बदले जब वापस करेंगे तो 110 वापस करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको 10 रुपया एक्स्ट्रा वापस करना है। और प्रूडेंस नाम का एक कंसेप्ट है जो बोलता है अगर बाद में पैसा वापस करना है तो अपने नुकसान है, उसको आप आज बुक करो। तो प्रूडेंस लगाने से हम लोग यहाँ पर एक एंट्री बीच में जोड़ेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो लॉस हो गया क्योंकि हम लोग डिबेंचर को रिडीम करेंगे प्रीमियम में। कितना का लॉस हुआ, 10,000 में 10 रुपया करते हुए 1 लाख रुपया। तो अपना जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो अपना आएगा 1 लाख रुपया। क्या ये प्रीमियम ऐड होगा, द आंसर इज नो। ये प्रीमियम फायदा है जो कि प्रॉफिट है, और ये प्रीमियम लायबिलिटी है, तो गलती से भी इसको ऐड मत करिएगा, हम लोग इसको अलग अलग दिखाते हैं। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया, 1 लाख। तो सवाल था लॉस कितना होगा, तो लॉस होगा अपना 1 लाख, जो कि अपना आंसर होगा बी। तो 6 का ए का अपना आंसर होगा बी, 6 का ए का आंसर होगा बी। तो जितना आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको ये सब एग्जाम में करके नहीं आना, आपको सिर्फ आंसर लिख के आना है, पर क्योंकि अगर आप कंसेप्ट समझ जाओगे तो आपका कोई भी गलती नहीं होगा। नेक्स्ट बिट नंबर बी, डोव लिमिटेड इशूड 8,000 11% डिबेंचर, 11 हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो अगला 100 का माल 5 प्रीमियम में दिया, 105 में दिया। द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर 1 ईयर। अब हम लोग को मांग रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो हम लोग 8,000 डिबेंचर इशू किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, फेस वैल्यू है 100 और प्रीमियम है 5,
तो इशू प्राइस है 105। अब सवाल है इंटरेस्ट क्या चीज को बदलता है। तो रूल है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है वो अलाउड होता है ऑन फेस वैल्यू, ऑन फेस वैल्यू, नॉट ऑन इशू प्राइस। तो यहां पर आपने 100 का माल 105 में दिया, तो इशू प्राइस 105 है, पर अपने को इशू प्राइस से लेना नहीं, अपने को फेस वैल्यू से लेना है। तो हमने 8000 डिबेंचर दिया, उसका फेस वैल्यू है 100 रुपया, यानी कि 8 लाख रुपया। ठीक है भैया, ये कैसे हुआ? देखिए समझिए, आपने 100 का माल 105 में दिया, 100 का माल 105 में दिया, तो आपने एंट्री क्या मारा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आपने ये एंट्री मारा। तो आपने 8000 इंटू 105 रुपया मिला, तो आपने मारा अपना 8,40,000, 8,40,000। सिंपल सा लॉजिक है। और फिर जब आपने ट्रांसफर किया तो आपने एंट्री मारा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,40,000 टू परसेंटेज डिबेंचर, जो कि 11% डिबेंचर है, वो आप मारोगे 8000 इंटू 100, क्योंकि आपका फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपया है, 8 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपने मारा 8000 इंटू 5, यानी कि 40,000। अब देखो आपका डिबेंचर जो है वो कर्जा तो आपका 8 लाख रुपया है, तो ये अपना फेस वैल्यू था, तो सीधा सीधा 8 लाख का 11%, यानी कि 88,000 अपना आंसर होगा। ये है कहानी। तो डिबेंचर जो है ना वो कर्जा है, ये प्रीमियम तो फायदा है, इसके ऊपर थोड़ी इंटरेस्ट देंगे हम लोग, इंटरेस्ट देंगे डिबेंचर का वैल्यू पर। तो डिबेंचर हो गया फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100, तो अपना जो आंसर होना चाहिए वो 88,000 होना चाहिए, जो कि अपना ऑप्शन होगा सी। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। तो चीज समझ रहे हैं ना, एक एक कंसेप्ट, जितना कंसेप्ट आपको क्लियर होगा उतना आपको फायदा मिलेगा। तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट का बात करा, तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर होता है, हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फिर से आया एजर्शन। एजर्शन मतलब कुछ कहानी बोलेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब जिसने ये नहीं पढ़ा उसको तो ये नहीं पता। तो हम लोग का बुक में एक लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो सिर्फ 5 पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सकता है, वो सिर्फ 5 पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सकता है। अब वो 5 पर्पस क्या है? तो वो 5 पर्पस है बायबैक करने के लिए, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका, ठीक है, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, ठीक है, अपना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सबको राइट ऑफ करने के लिए, और अपना लॉस ऑन इशू या अपना कुछ राइटिंग कमीशन जो होता है, अंडर राइटिंग कमीशन, या कोई भी एक्सपेंस होता है जो कि एक मेन एक्सपेंस होता है, उसको राइट ऑफ करने के लिए। क्या यहाँ पर कहीं पर भी अपना लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आया? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं, ये लॉस ऑन इशू है, ये लॉस ऑन इशू है ऑफ डिवेंचर, जो आपने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, लॉस नहीं, इसको आप डिस्काउंट भी बोल दो, ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये 5 पर्पस को छोड़ के आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर ही नहीं सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सही बात है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो पहला तो अपना हो गया ट्रू, बिल्कुल सही है कि हम लोग जो है ये 5 पर्पस के लिए कर सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के लिए यूज नहीं कर सकते। अब रीजन है सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर द पर्पस मेंशन कंपनीज एक्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये जो कंपनीज एक्ट में 5 पर्पस बोला, यही 5 पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो अपना दोनों होगा सही, तो अपना हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन, आर इज द करेक्ट रीजन। तो अपना आंसर हो जाएगा 7 का बी, कि ये भी सही है और जो रीजन बोला है वो भी सही है। तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि ये 5 पर्पस के लिए यूज होगा, छठा कोई भी पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग को अब ये क्वेश्चन करने के लिए हमको सिक्योरिटी प्रीमियम क्या क्या पर्पस के लिए यूज होता है वो हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो वो होता है बायबैक करने के लिए, वो होता है प्रीमियम एक्सपेंस के लिए, वो होता है बोनस शेयर देने के लिए, वो होता है प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए, वो होता है डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अंडर राइटिंग शेयर इश्यू एक्सपेंस, वो सब जो मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए वो यूज होता है। तो यही 5 पर्पस के लिए होगा, बाकी कोई पर्पस के लिए नहीं होगा। तो दोनों सही है और ये जो एक्सप्लेनेशन है कि कंपनी से जो बोल रहा है वो सही बात बोल रहा है, इसलिए अपना आंसर हो गया बी। तो 7 का अपना आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 8, KHN पार्टनर्स थे रेशियो 3:2:1। ठीक है, 8 का ए अपना जो है KHN अपना रेशियो हो गया 3:2:1। निधि रिटायर्ड, तो एन नाम की जो पार्टनर है ये आखिरी वाली, ये छोड़ के जा रही है, ये रिटायर्ड हो रही है। ठीक है भाई, ये चल गई। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट वर्कमैन कंपेंसेशन फंड स्टूड इन द बैलेंस शीट 1,50,000।
तो जिस दिन रिटायर की उस दिन बैलेंस शीट में जब अपन वर्कमैन कंपेंसेशन फंड देखें वो 1,50,000 का था। ठीक है बाबा, 1,50,000 का था। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम वाज 1,20,000। लो जी, अब क्लेम जो आ गया वो आ गया 1,20,000। ठीक है, क्लेम 1,20,000 है। हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड विल बी क्रेडिटेड टू निधि कैप, निधि को कितना मिलेगा? तो सिंपल सा लॉजिक है, 1,50,000 फंड में था, देना है 1,20,000, तो जो बैलेंस बच गया वो बच गया 30,000, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो अब ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे? KHN, एन का शेयर कितना? 3 + 2 5 + 1 6, तो 1/6। तो निधि का जो कैपिटल क्रेडिट होगा वो होगा 30,000 इंटू 1/6 यानी कि 5,000। तो ये 30,000 जो इनके बीच में बढ़ जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000। तो वो बोल रहा है निधि को कितना मिलेगा? तो निधि को मिलेगा 5,000। तो अपन आंसर में गए, 5,000 हो गया अपना सी, तो 8 का अपन सीधा सीधा मार देंगे सी। तो 8 का ए का आंसर होगा सी, 5,000, खत्म। ठीक है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था कि यार इतना पैसा है, इसमें इतना देना है, जो बच गया उसको बांट लो, तो बांट लिए। नेक्स्ट, इसी का बिट नंबर बी, रोहित, उदित एंड मोहित वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो अब इसका ऑप्शन नंबर बी, ये और ऑप्शन है। तो और ऑप्शन में RUM, आर रोहित, UM, रेशियो 3:2:1। ठीक है, मोहित रिटायर्ड, मोहित कौन सा पार्टनर हो गया? ये वाला आखिरी वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। ठीक है, चलो मोहित रिटायर्ड हो गया। द बैलेंस इन इज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी वे आज 1,80,000। लो जी, जब इसका कैपिटल अकाउंट निकाले सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, तो उसका वैल्यू जा रहा है, वो आ रहा है 1,80,000। ठीक है भाई, तो आज तेरा पैसा सब कुछ देने के बाद 1,80,000 हम लोग को देना पड़ेगा। रोहित एंड उदित एग्री टू पे हिम 2 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। लो जी, देना है 1,80,000, पर एग्री किया गया कि अपन उसको देंगे 2 लाख रुपया। किसने एग्री किया? बाकी दोनों पार्टनर ने, आर और यू ने। ठीक है, मोहित शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म विल बी। लो जी, तो भाई जब देना 1,80,000 है तो 2 लाख क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो उसका शेयर ऑफ गुडविल है। तो मोहित शेयर ऑफ गुडविल, तो मोहित का जो शेयर ऑफ गुडविल होगा वो होगा एग्रीड अमाउंट, जितना एग्री किए माइनस अमाउंट ड्यू। कितना अमाउंट ड्यू है? तो एग्री किए 2 लाख रुपया देने का, पर हम लोग को देना था 1,80,000 रुपया, तो 20,000 अपना सीधा सीधा आंसर है, तो 20,000 अपन लिख देंगे। तो ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 8 नंबर अगर अपन देखें तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर अपना हो जाएगा 20,000, 20 हो जाएगा अपना डी, तो अपना आंसर हो जाएगा डी, 8 का बी का हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है, इफ रिलेशन एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, फर्म ने पेमेंट किया लेकिन खर्चा था पार्टनर का, देन सच एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। लो जी, आपका क्वेश्चन 9 डिसोल्यूशन का है, पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन का। फर्म ने पे किया एक्सपेंस, लेकिन वो पार्टनर बॉर्न करेगा, वो पार्टनर का एक्सपेंस है। तो पार्टनर का एक्सपेंस है, फर्म पे किया, तो इसका एंट्री बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्म से कैश जा रहा है, फर्म के लिए खर्चा नहीं है, फर्म ये पैसा पार्टनर से लेगा। अब सवाल पूछा है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो डेबिट होगा भाई अपना पार्टनर कैपिटल हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। लो जी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो 9 का सीधा सीधा है कि अगर पार्टनर के बिहाफ में फर्म पे कर रहा है तो फर्म कहीं पर भी रिलेशन नहीं दिखाएगा, फर्म ये पैसा पार्टनर से लेगा, तो पार्टनर कैपिटल अपना डेबिट होगा, पार्टनर कैपिटल अपना डेबिट होगा, पार्टनर कैपिटल अपना डेबिट होगा। चलिए नेक्स्ट, अपना रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड आंसर क्वेश्चन नंबर जो है अपना वो बोल रहा है 10 और 11। तो ठीक है, अपन रीड करते हैं क्या लिखा है। लिखा है केशव एंड हितेश आर पार्टनर्स। तो 2 पार्टनर्स, एक का नाम है केशव, एक का नाम है हितेश। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। चलो, केशव एंड हितेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 2 पार्टनर है, तो चलो देखते हैं केशव और हितेश, 2 पार्टनर है, रेशियो है 3:2। ठीक है, ऑन 31 मार्च 23, तो ये बात कर रहा है क्लोजिंग का। तो 31 मार्च 23 यानी क्लोजिंग का बात कर रहा है। ठीक है, आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 15,000, जब हम लोग प्रॉफिट दे दिए 15,000 का, तो अपना नेट प्रॉफिट था 15,000। ठीक है भाई, 15,000 प्रॉफिट था।
देयर कैपिटल वेयर 55,000 एंड 45,000 रेस्पेक्टिवली। लो जी, तो क्लोजिंग कैपिटल का बात कर दिया। क्लोजिंग कैपिटल के का था 55,000 और एच का था 45,000। ठीक है, तो ये हम लोग क्लोजिंग कैपिटल दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया कि ये बढ़ चुका है, ये प्रॉफिट ऑलरेडी यहां पर बांट चुके हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर केसव ड्रॉइंग्स 1500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो ड्यूरिंग द ईयर में ड्रॉइंग्स अगर अपन देखें, केसव का है 1500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 1500 इंटू 4 6,000 रुपया इसका ड्रॉइंग्स हो गया। और यहां पर है हितेश विड्रॉ 9,000 ऑन 1 नवंबर 2022 और हितेश का ड्रॉइंग्स है 9,000 रुपया। ठीक है यार, ये भी समझ में आ गया। After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on capital 5% and interest on drawings 8% have not been taken into consideration. लो जी, जब हिसाब किताब बना लिए तो ये पता चला कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। कितना परसेंट? 5% देना भूल गए। ठीक है भाई, 5% देना भूल गए। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना भूल गए। कितना लेना भूल गए? 8% लेना भूल गए। ठीक है, ये गलती हो गया। अब करना क्या है? क्या हम लोग बैठ के पूरा सॉल्व करेंगे? नहीं, हम लोग को देखना क्वेश्चन क्या मांग रहा है। ये तो हम लोग कहानी बोल दिया कि ये सारा कहानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आगे मांगा है ओपनिंग कैपिटल ऑफ केसव वाज ABCD, तो अपने को ओपनिंग कैपिटल मांगा है। तो अब हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सीधा सीधा फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस अपना प्रॉफिट। ठीक है, और माइनस फर्दर कैपिटल। यहां पर फर्दर कैपिटल दिया नहीं है तो ये लिखने का दरकार नहीं है। तो जो बचेगा वो अपना ओपनिंग कैपिटल बचेगा। दो पार्टनर है, केसव और एक ये एच। केसव का क्लोजिंग कैपिटल है 55,000, इसका है 45,000। ड्रॉइंग्स ऐड होगा, इसका है 6,000, इसका है 9,000। और प्रॉफिट जो है 15,000 वो बटा है 3:2 का रेशियो में, तो इसका हो गया 9,000, इसका हो गया 6,000। हम लोग केसव का मांग रहा है तो 55 में 6 गया 61 माइनस 9 52,000। लो जी, ये अपना आंसर होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। चलो देखते हैं ABCD। लो जी, डी में आ गया 52,000। यानी वो चाहता है कि हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल उन्होंने दे दिया। हमको नहीं पता शुरू में कितना पैसा था, तो ले लो अपना शुरू में पैसा था 52,000। अब प्रॉफिट उनको मिल गया 15,000 जो 3:2 में बटा, तो इनको मिला 9, तो 52 प्लस 9 अपना होना चाहिए 61। 61 में अगला 6,000 रुपये निकाल लिया तो बच गया उसके पास 55,000। तो क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है, 55,000 बच गया है, उसमें से वो 6,000 निकाला है। तो अगर नहीं निकालता तो होना चाहिए था 61, लेकिन उसको साल भर में प्रॉफिट दिए 9,000, तो अगर 9,000 प्रॉफिट जोड़ के 61 हुआ है तो शुरू में जो पैसा था वो 52,000 था। तो हम लोग का फॉर्मूला बनता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस फर्दर कैपिटल। क्योंकि क्वेश्चन में फर्दर कैपिटल नहीं था, हम लोग उसको इग्नोर कर दिए। ये जो आया ये मेरा ओपनिंग कैपिटल आ गया। तो ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा केसव का 52। भैया इसका भी निकाल लीजिए, ये हो गया 48,000। खत्म, एकदम सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अब 10 का आंसर हो गया अपना डी। तो 10 का अपन यहाँ लिख दिए डी अपना ऑप्शन है। 10 का अपना आंसर हो गया डी। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन हितेश ड्रॉइंग। लो जी, हितेश कब पैसा निकाला? हितेश निकाला 9,000 रुपया। कब निकाला? 1 नवंबर को। साल खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च। तो 11 नंबर में हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है। तो 11 नंबर का इंटरेस्ट जो होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हितेश का। 9,000 रुपया तुम निकाले हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 8% है। तो इंटू 8/100। आपने कब निकाला? 1 नवंबर। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना का। तो इंटू 5/12। तो 2 जीरो गया, 2 जीरो गया। 90 इंटू 8 720, 720/12 60। ठीक है, इंटू 5 300 रुपया। खत्म। आंसर होगा सी, आंसर होगा सी हो गया अपना 300 रुपया। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, मुंह जवानी अपने को आंसर दिया था। 9,000 के ऊपर 8%, 5 महीने का निकाल लेंगे तो 300 रुपया अगला से हम लोग ब्याज लेंगे। तो ये था इंटरेस्ट निकालने का सिंपल तरीका। तो ये दोनों क्वेश्चन एक केस स्टडी से जुड़ा हुआ है और वो चाहते हैं कि हम लोग को केस स्टडी का जानकारी लें, जो कि हम लोग को आइडिया है, हमने इतना बेसिक नॉलेज लिया हुआ है और ये पार्टनरशिप का बेसिक चैप्टर का है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। के लिमिटेड परचेज सन्ड्री एसेट फ्रॉम गणपति लिमिटेड। के लिमिटेड गणपति लिमिटेड से लिया, क्या लिया? एसेट। कितना का? 28,60,000 का। तो सबसे पहला एंट्री अगर अपन इसका बुक्स में मार रहे हैं, गणपति लिमिटेड का बुक्स में मार रहे हैं, तो पहला एंट्री जो होगा वो होगा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। अच्छा, के लिमिटेड खरीद रहा है, ठीक है, तो के लिमिटेड खरीद रहा है, तो के लिमिटेड का बुक्स में होगा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू
गणपति लिमिटेड 28,60,000, 28,60,000। तो 28,60,000 का हम लोग एसेट खरीदे। किससे खरीदे? गणपति से खरीदे। तो ये पहला एंट्री अपना हो जाएगा। आगे लिखा है द अमाउंट वॉज फुल्ली पेड बाय इशूइंग फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। आपको नंबर ऑफ शेयर्स बताना है। तो अब हम लोग सेकेंड एंट्री मारते, जी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 28,60,000 देना है जी को, टू शेयर कैपिटल जो कि हम लोग 100 रुपए का शेयर दिए, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि हम लोग प्रीमियम में दिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बहुजन बोलता है। अब नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अपना जितना हम लोग का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। तो हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 28,60,000 डिवाइड बाय इशू प्राइस, हमने क्या रेट में शेयर को इशू किया है। तो 28,60,000 हम लोग को देना है। हमने 100 का शेयर को कितना में दिया है? 10% प्रीमियम में दिया है, यानी 110 में दिया है। तो 28,60,000 डिवाइड बाय 110, यानी कि अपना जो होगा वो होगा 26,000 शेयर्स, तो 26,000 शेयर्स। तो ये हो जाएगा 26 लाख। कैसे भैया? 26,000 शेयर 100 रुपये करते हुए 26 लाख, और प्रीमियम हो जाएगा 26,000 इंटू 10, यानी कि 2,60,000। तो 26 लाख का शेयर्स था, 2,60,000 प्रीमियम में दिए, 28,60,000 पेमेंट कर दिए। सवाल क्या मांगा है? सवाल मांगा है नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स होगा 26,000, तो अपना आंसर हो जाएगा डी में अपना हो जाएगा 26,000। तो ये तो अपना शेयर्स का था, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और बहुत इजी टॉपिक था। तो सीधा सीधा फॉर्मुला पुट करना, कितना पैसा देना बाकी है डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो 100 का माल 110 में दिए, तो 28,60,000 डिवाइड बाय 110, 26,000 शेयर्स अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 13 नंबर सरिता लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप। तो ये फॉरफीचर का टॉपिक है। तो अगला फॉरफिट किए 100 शेयर, फेस वैल्यू 10, 8 कॉल्ड अप, इशूड एट ए प्रीमियम 2 पर शेयर टू रमेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। लो जी, बहुत लंबा लाइन है। चलो, नंबर ऑफ शेयर्स जो फॉरफिट किए वो हो गया 100 शेयर, ठीक है, फेस वैल्यू है 10, प्रीमियम है 2, इशू प्राइस हो गया 12। यहां तक तो पूरा क्लियर है। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगला ने मेरे को अलॉटमेंट का 5 रुपया नहीं दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मेरे को अलॉटमेंट का टोटल 5 रुपया नहीं दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो पक्का प्रीमियम नहीं जोड़ते, तो 3 रुपया ये मेरे को मिला नहीं है। ठीक है, इसके बाद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 वाज नॉट येट मेड। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 2 मांगे ही नहीं है, तभी तो 8 कॉल्ड अप है। अगर 10 में 2 रुपया मांगे नहीं है, इसीलिए तो लाइन लिखा था 8 कॉल्ड अप। ठीक है, तो अब अगर अपन देखें तो 10 में तो मांगे नहीं, तो 8 हुआ, 8 में अलॉटमेंट है 3, तो एप्लीकेशन हो गया 5 रुपया, एप्लीकेशन हो गया 5 रुपया। तो 5 + 3 8 रुपया मांगे थे, जिसमें कि अगला हमको ये नहीं दिया, तो एप्लीकेशन 5 रुपया दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है आउट ऑफ दिस 70 शेयर्स वेयर री इशू टू आलोक। तो आपने इसमें से क्या किया? 70 शेयर को री इशू किया। ठीक है, आगे एज 8 कॉल्ड अप फॉर 10 पर शेयर। तो कॉल्ड अप तो 8 ही था, 8 का चीज था, उसको आपने 10 में बेचा, तो आपने 8 का माल को 10 में री इशू किया। ठीक है, और हम लोग को बोल रहा है प्रॉफिट कितना होगा। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि ये अपने से जनरल एंट्री पूछ रहा है। चलो जनरल एंट्री दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग शेयर को फॉरफिट करेंगे। क्या हमने 10 का 10 मांगा? नहीं, हमने 10 में 2 नहीं मांगा, हमने 8 मांगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 8, 800। क्या हमको प्रीमियम मिला? नहीं, हमको प्रीमियम नहीं मिला। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 100 इंटू 2, 200, तो प्रीमियम डेबिट हो गया। 2 पैसा किसका नहीं मिला अपने को? अलॉटमेंट का। तो 2 कॉल्स इन एरियर, एरियर में 100, एरियर का प्रीमियम मिला के 5 रुपया था, तो 500 नहीं मिला। तो ऑब्वियस सा बात है, जो मिल गया वो शेयर फॉरफिटेड एप्लीकेशन का मिल गया, जो कि 100 इंटू 5, 500। तो 800 + 200, 1000 में 500 मिल चुका है, 500 नहीं मिला है। ठीक है, अब हम लोग 70 शेयर को बेच रहे हैं, 8 का माल 10 में, 8 का माल 10 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 70 इंटू 10, 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो 700 रुपया मिला। 2 शेयर कैपिटल 70 इंटू 8, 560 रुपया, तो चीज था 560 का। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 70 इंटू 2, 140 रुपया, तो मेरे को फायदा हो गया 140।
क्या ये फायदा कैपिटल लेजर में ट्रांसफर होगा? भैया नहीं, ये फायदा तो कैपिटल लेजर में ट्रांसफर नहीं होता है। तो लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसको निकालने का दो तरीका है। हमने फॉरफिट किया था 100 शेयर, हमने रीइश्यू किया 70 शेयर। तो एक तरीका है जितना शेयर रीइश्यू किए 70 इंटू कितना मिला और माइनस कितना नुकसान हुआ। तो मिला था अपने को 5 रुपया, नुकसान अपना कुछ हुआ ही नहीं, तो 5 माइनस 0 तो ये हो गया 350। एकदम स्ट्रेट आंसर। हम लोग ये टेक्निक बच्चों को समझाते हैं। अगर आपको ऐसे भी सीखना आप ऐसे सीख लो। हम लोग 500 रुपया कमाए थे 100 शेयर में, तो 500 कमाए थे 100 शेयर में, तो 70 शेयर रीइश्यू के, तो 70 में कितना कमाए माइनस जब रीइश्यू के नुकसान कितना हुआ, तो नुकसान तो कुछ यहाँ पर हुआ ही नहीं, तो ये हो गया अपना 350। दोनों में से आप कोई भी टेक्निक करो आपका 350 आएगा, जो कि अपना आंसर हो जाएगा बाबा 350, जो कि अपना आंसर हो जाएगा सी। तो ये टेक्निक है फॉरफीचर का, और फॉरफीचर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, और इसका अपना आंसर जो होगा वो होगा 350। कितना आंसर होगा? 350। ये है अपना 13 नंबर। इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करिएगा, और हम लोग जितना पेपर सॉल्व करेंगे आपको उतना अच्छा समझ में आएगा, तो आगे आगे आपको और कंसेप्ट जो है वो समझाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ईशा मनीष वी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो आई और एम दो पार्टनर है, रेशियो 3:2। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, और बाद में लोगों का न्यू रेशियो जो है वो लोग बोल दिया इक्वल होगा। ठीक है। ऑन दिस डेट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। तो फर्म का गुडविल है 3 लाख। द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सिंपल सा लॉजिक है, ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, तो अपन क्या करते हैं, अपन सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आई और एम, ओल्ड रेशियो है अपना 3/5, इसका है 2/5, न्यू रेशियो है 1/2, इसका है 1/2, कॉमन हो गया 10, 6 - 5 1/10, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और कॉमन हो गया 10, 4 - 5 -1/10, ये गेन कर रहा है। अब जो गेन कर रहा है वो लाके पैसा देगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना? तो गुडविल है 3 लाख, तो गुडविल अगर 3 लाख है तो 3 लाख का 1/10, तो एम विल कंपेंसेट, एम कंपेंसेट करेगा टू आई 3 लाख का 1/10 यानी कि 30,000। ओहो, तो अब जो पार्टनर का फायदा हो रहा है रेशियो चेंज होने से, वो पैसा लाके देगा जो पार्टनर का नुकसान हो रहा है। तो नुकसान यहाँ पर आई का हो रहा है, तो एम लाके आई को पैसा देगा, तो जनरल एंट्री बनेगा एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अपना आई कैपिटल अकाउंट। कितना? 30,000 30,000। ओहो, ठीक है भैया। तो अपना एंट्री जो बनेगा वो होगा एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आई कैपिटल अकाउंट 30,000 30,000। तो इस तरीके से हम लोग को समझना पड़ता है कि अगला क्या हम लोग से मांग रहा है। तो ये अपना एंट्री होगा। चलो देखते हैं कौन सा है, एम टू आई, यही पहला वाला, तो अपना आंसर हो जाएगा अपना ए। एम लाके आई को देगा कितना? 30,000 30,000। सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि चीज जितना आप प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर कंसेप्ट उतना क्लियर होगा। 15 एम आर जी रेशियो था 6:4:1। तो 15 नंबर में गए, यहाँ जगह नहीं है, पीछे कर लेते हैं। 15 नंबर एम आर जी 6:4:1। ठीक है। माही गारंटेड है प्रॉफिट ऑफ 50,000 टू गिन्नी। एम ने जी को गारंटी किया 50,000। ठीक है भाई, एम जी को 50,000 गारंटी कर दिया। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,10,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो है वो 1,10,000 है। अब बोल रहा है, क्या मांग रहा है? माही शेयर इन द प्रॉफिट आफ्टर गिविंग गारंटेड अमाउंट। तो माही का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा अगर वो गारंटेड अमाउंट देंगे तो कितना बचेगा? ठीक है, चलो निकालते हैं। तो अगर नेट प्रॉफिट है तो एम आर जी में 1,10,000 बटेगा 6:4:1 का रेशियो में, तो इसका होगा 60,000, इसका होगा 40,000, इसका होगा 10,000। अब जी को वादा किसने किया? एम ने। कितना का? 50 का, पर मिल रहा है कितना? 10,000। तो डेफिशिएंसी जो होगा वो इसको 40,000 मिलेगा, जो कि कौन देगा? एम देगा। तो एम का 40,000 कम होगा और जी को 40,000 ज्यादा मिलेगा, तभी जाके जी को 50,000 मिलेगा। सवाल क्या मांगा है? सवाल मांगा है एम का प्रॉफिट कितना होगा गारंटेड देने के बाद। तो एम का बेटा 60,000 था, 40,000 वो देने का वादा कर दिया, तो उसके पास जो बचेगा वो बचेगा 20,000 रुपया, जो कि अपना आंसर होगा ए। ओहो, तो ए अपना आंसर हो गया कि भैया अगर आपने किसी को वादा किया है तो आपको वो निभाना पड़ेगा।
तो अगर अपन 1,10,000 को बांटें 6:4:1 में, तो ये हो जाएगा 60,000, ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 10,000। अब क्योंकि इसको वादा किया था 50 का, तो 40,000 कमी है, तो उसको 40,000 मिलेगा। कौन देगा? ये देगा। तो इसमें 40,000 माइनस होगा, इसमें 40,000 प्लस होगा। तो इसका पूछ रहा है कितना अमाउंट है, तो इसका आंसर होगा 20,000, इसका आंसर होगा 20,000, इसका आंसर होगा 20,000। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो अपना जो एक मार्क का क्वेश्चन है वो अपना आखिरी नंबर है 16 नंबर। ठीक है, एक मार्क वाला। ASN वेयर पार्टनर रेशियो है 2:2:1। ठीक है, ASN 2:2:1। एस डाइड ऑन 30 जून 2023। एस जो है बीच वाला पार्टनर, ये मर गया 30 जून 2023। ठीक है, मर गया। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 23 वह 4.5 लाख। अगर अपन इससे पहला साल जाए जो कि 31 मार्च 23 था, उसमें नेट प्रॉफिट था 4.5 लाख। ठीक है भाई, लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 4.5 लाख। इफ द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू कैलकुलेट ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, कैलकुलेट कितना उसको मिलेगा। ओहो, एकदम सिंपल है। तो देखिए, पिछले साल आपने 4.5 लाख कमाया था। अब ये पार्टनर कब मरी? ये मरी 30 जून को, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीना बाद मरी। तो इसका जो एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, ये एकदम सिंपल है। 4.5 लाख रुपए पूरे साल में कमाए थे, पूरे साल में। अगली 3 महीना काम की तो इंटू 3/12 ये पूरे फर्म कमाया। वो जो मरी उसका शेयर कितना था? उसका शेयर था 2/5। बस इतना अपने को करना है। तो ये जो है ये अपना कटेगा, तो ये हो जाएगा अपना 5। अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6। अरे बाप रे बाप, 6 3 6 2 5 2 10। तो ये हो जाएगा 45,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखते हैं, 6 6 6 6 2 2 2 5 2 10 45,000। बी मेरा आंसर आ रहा है, बी। मैं तो अपना आंसर बी बोलूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। 4.5 लाख रुपया प्रॉफिट था। 3 महीने का प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 1,12,500 कुछ आ रहा है, और उसका 2/5 इसको मिलेगा, क्योंकि एस मर रही है तो इसका शेयर 2/5 है, तो इसका आंसर होगा 45,000 लास्ट इसका। और क्योंकि एक मार्क का यही सब क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल था। पिछले साल 4.5 लाख कमाए, अभी पार्टनर 3 महीना बाद मर रही है, उसका प्रॉफिट कितना होगा? तो 4.5 लाख पूरे साल का था, 3 महीना का हो जाएगा 3/12। जो मरी उसका शेयर है 2/5। तो इसका जनरल एंट्री जो होता है वो तो PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, जो कि अपना 45,000 होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। पवन ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। पवन एक पार्टनर था जो डिसोल्यूशन के लिए ध्यान देगा। फॉर विच ही वाज अलाउड ए रेम्युनरेशन ऑफ 75,000। तो अगर रेम्युनरेशन देंगे तो इसका जनरल एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल। तेरे को हम लोग 75,000 देंगे, तो बिजनेस के लिए 75,000 नुकसान है। ठीक है, पवन एग्री टू बी अ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। जो भी बिजनेस का एक्सपेंस है वो पवन देगा। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंस 60,000 पेड बाय पवन। तो एक्सपेंस जो है वो बॉन्ड भी पवन करेगा और पेड भी पवन किया है, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, हम लोग कोई लेन देन नहीं है एक्सपेंस से। पवन कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। तो पवन को तो हम लोग मात्र सिर्फ 75,000 देंगे, तो उसका अमाउंट जो क्रेडिट होगा वो 75,000 होगा। तो इसका आंसर हो गया ए। लो जी, तो एक्सपेंस अपने कोई लेन देन नहीं है, वो पवन तुम्हारा है, तुम खुद दोगे। तो यार इसको तुम जो है, हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करना है एक्सपेंस का, हम लोग को सिर्फ तो 75 देना है। तो तेरा जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो 75,000 से होगा। तो ये जो था ये 16 अपना MCQ क्वेश्चंस हुए। तो इस तरह से MCQ बनते हैं। मैंने आपको हर MCQ एक ट्रिक बताया है, इसको आप बैठ के अब जब देखने के बाद आप इसको वापस से लिख के करिएगा। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 4 तरीके से बांट दे रहे हैं। 1 मार्क का अलग बना लेंगे, 3 मार्क का अलग बना लेंगे, 4 मार्क का अलग बना लेंगे, 6 मार्क का अलग बना लेंगे। तो इससे क्या है, जब आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करोगे, आपको सिर्फ 1 मार्क करना, आप पार्ट 1 देख लेना, फिर 3 मार्क का करना, आप 3 वाला देख लेना, फिर ये देखना है तो ये पार्ट 3 देख लेना, ये अपना पार्ट 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों को पता रहेगा कि भैया मेरे को फोकस किस में करना है। 1 मार्क का तो पूरा फोकस करो, ताकि ये 16 में 16 आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो बैठ के अब इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर कुछ भी गलती हुआ है तो मेरे नॉलेज में लाइएगा, ताकि वो गलती को मैं सुधार दूंगा और फिर उसको अपन ठीक कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर अपन अब जो है वो 3-3 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।